नहीं, बिल्कुल ही जो ड्रग्स के मामले में लिप्त हैं कार्रवाई होगी। एनसीबी जो है वो ऑलरेडी इस विषय को देख रही है और बात छोटी मछली बड़ी मछली की नहीं है, बड़ी मछलियाँ भी पकड़ में आएंगी। जो भी सेंट्रल एजेंसी अभी लगी हुई है इस कार्य में वो पूरी तरीके से खंगालेंगे एक एक एविडेंस को। जब तक आप कंप्लीट एविडेंस नहीं जुटाते हैं कानून में तब तक आप जो है अपना केस दर्ज नहीं कर सकते हैं और ये एक तरीके की सामान्य प्रोसेस है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे आप इस तरीके से हमला करना एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और आप एक तरीके से आप खुद बता रहे हैं कि आपका खुद का इन एजेंसियों में, इंस्टीट्यूशन में, सरकार में बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है। तो आप में माओवादियों में फिर फ़र्क क्या हो गया? आप इतनी बड़ी एजेंसियां जो देश के इतने सारे जो गंभीर घोटाले से रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे ड्रग्स के रिलेटेड मामले हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। तो ये उस तरीके की एजेंसीज नहीं हैं कि एक नेता या मंत्री ने फ़ोन कर दिया, उनके राजनीतिक प्रभाव में ये लोग काम करें। इनकी एक अलग सैंक्टिटी है और इन एजेंसीज़ के ऊपर आप जो है कोई दाग नहीं लगा सकते। आप अगर इन पे दाग लगाते हैं इनके काम करने के तरीके पे, तो आप इनकी जो है वो हौसला अफजाई नहीं कर रहे, आप इनका हौसला जो है वो गिरा रहे हैं। जिस तरह से जो ड्रग के जो मामले जो आ रहे हैं बॉलीवुड में, और जिस तरह से वो टारगेट, चाहे वो फिल्मी कलाकार हैं, चाहे टीवी कलाकार हैं, चाहे वो छोटे छोटे जो हास्य वाला शो करते हैं, चाहे ये जो बिग बॉस वाला है, तमाम लोगों को सब संलिप्त हैं इसमें। तो नवाब मलिक कहते हैं कि आप जो है छोटे छोटे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बड़ी मछलियां आप नहीं कर रहे हैं। किसको टारगेट कर रहे हैं और इसको जांच को आप भटकाने जा रहे हैं, ये बयान नवाब मलिक का आता है। दूसरे दिन जो जोनल डायरेक्टर हैं वहाँ पे समीर बानखेड़े, उन पे हमला हो जाता है, उनकी टीम पे हमला हो जाता है। किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही जो ड्रग्स के मामले में लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। एनसीबी जो है वो ऑलरेडी इस विषय को देख रही है और बात छोटी मछली बड़ी मछली की नहीं है, बड़ी मछलियाँ भी पकड़ में आएंगी। जो भी सेंट्रल एजेंसी अभी लगी हुई है इस कार्य में वो पूरी तरीके से खंगालेंगे एक एक एविडेंस को। जब तक आप कंप्लीट एविडेंस नहीं जुटाते हैं कानून में तब तक आप जो है अपना केस दर्ज नहीं कर सकते हैं और ये एक तरीके की सामान्य प्रोसेस है। तो जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें बड़ी से बड़ी मछलियाँ भी पकड़ में आएंगी धीरे धीरे। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े अधिवक्ता हैं अश्वनी उपाध्याय जी, उन्होंने कल बताया था कि जिस तरह से जो अगर बोरा कमेटी जो कई दिनों से 1993 से धूल झांक रही है वहाँ पे, और वो अब अंदर बंद पड़ी हुई है, तो अगर ये खुलती है, सार्वजनिक होती है, तो कई जो है लोग जो है सार्वजनिक होगी तो महाराष्ट्र सरकार पे, चाहे वो शरद पवार की है, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो कांग्रेस है, उसको प्रभाव पड़ेगा, सरकार का बहुत ज़्यादा प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ अश्वनी जी की। मतलब यही जैसा मैंने आपसे कहा कि ये बातें जो है ये पब्लिक डोमेन में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि क्योंकि लोगों तक वास्तविकता पहुँचे। जब ये बातें सार्वजनिक होगी तभी लोगों तक जो है सत्य पहुँचेगा कि भाई किस तरीके से हमारी जो इंडस्ट्री में जिस तरीके की विसंगतियाँ हैं, फिल्म इंडस्ट्री में, महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके की विसंगतियाँ हैं, वो बातें सामने होंगी और इस तरीके की रिपोर्टों के खुलासे से लोगों को समझ में आएगा कि कितना बड़ा दलदल है। और जब तक लोग समझेंगे इस बात को तब उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके की सरकार उन्हें चुननी है अगले चुनाव में। तो ये एक पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए, उन तक वास्तविकता पहुंचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। तो सर जो रिपोर्ट जो सार्वजनिक करने की बात जो कर रहे हैं, तो अगर वो रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होती है तो उसमें तमाम जो सबसे ज़्यादा बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता हैं शरद पवार का जो बयान आया आज की केंद्र सरकार, ईडी और सीबीआई विरोधियों को आवाज़ दबाने के लिए, अभिव्यक्ति की जो आवाज़ दबाई जा रही है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किस तरह से लें? बिल्कुल इस बात में कोई मेरिट नहीं है जो बात शरद पवार जी या एनसीपी के लोग, ये जो अथॉरिटीज़ हैं, सबसे पहली बात ये है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। वो आप ये नहीं कह सकते कि उसका राजनीतिक जो है वो दुरुपयोग हुआ है, या आप ये कह सकें कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। ये वैसा नहीं है कि कोई एक छोटा मोटा मिनिस्टर या कोई भी आप सोचें कि भाई हम उनको इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकें। ये अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करती हैं। बोफोर्स घोटाले के समय में सीबीआई के जो जॉइंट डायरेक्टर थे माधवन जी, उस समय उन्होंने किस तरीके से एविडेंस जुटाए थे, या किसी भी सरकार में आप देखें, चाहे यूपीए 2 की सरकार भी थी, सरकार ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन 2G का घोटाला हुआ, चाहे कोल घोटाला हुआ, चाहे आदर्श घोटाला हुआ, जो दूसरे भी स्कैम, ये सब पब्लिक के सामने आए हैं। तो ये उस तरीके की एजेंसीज नहीं हैं कि
एक नेता या मंत्री ने फ़ोन कर दिया उनके राजनीतिक प्रभाव में ये लोग काम करें। इनकी एक अलग सेंटिटी है और इन एजेंसीज़ के ऊपर आप जो है कोई दाग नहीं लगा सकते। आप अगर इन पे दाग लगाते हैं इनके काम करने के तरीके पे, तो आप इनकी जो है वो हौसला अफजाई नहीं कर रहे, आप इनका हौसला जो है वो गिरा रहे हैं। तो जो भी राजनेता चाहे कितने भी कद्दावर नेता हों, वो इस तरीके के बचकाने बयान नहीं दे सकते। मतलब ये आप वो बात करें तो इसका मतलब आप इतने साल सत्ता में थे, इसका मतलब आपने दुरुपयोग किया है, आप यही कहना चाहते हैं। तो इस तरीके के इल्ज़ाम जो है वो बेबुनियाद हैं। जैसे बोरा कमेटी की रिपोर्ट में तमाम दाऊद से भी लिंक हैं उसके, और तमाम जो है बड़े बड़े जो है नेता बिजनेसमैन हैं, और ये बॉलीवुड के जो है ताकत जो है प्रोड्यूसर हैं, उसमें अगर वो जांच जो है सार्वजनिक होती है तो इसमें प्रियंका चतुर्वेदी जो कांग्रेस से गई हुई हैं महाराष्ट्र में, और वहाँ से जो है राज्यसभा के मेंबर हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका भी यही कहना है कि ईडी और सीबीआई का जो है दुरुपयोग कर रही है सरकार विरोधियों की जो है आवाज़ दबाने के लिए। क्या प्रियंका चतुर्वेदी एक तेज तरह जो है जो नेता थी कांग्रेस में, जब पहले तो इससे पहले 6 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार देश में थी, क्या वो समय भी ये लोग इस तरह से करते हैं? इनका इशारा क्या है? इशारा यही है, शायद इस तरीके का दुरुपयोग इन्होंने अपने समय में किया होगा। लेकिन इस तरीके की, जैसा मैं ये बात कहता हूँ, मैं एक वकील होने के नाते ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी बड़ी एजेंसियाँ जो देश के इतने सारे जो गंभीर घोटाले से रिलेटेड मुद्दे हैं, चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, चाहे ड्रग्स के रिलेटेड मामले हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते हवा में सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए। आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि ये एजेंसियाँ इनको तंग कर रही हैं। अरे ये एजेंसियाँ तंग नहीं कर रही हैं, एजेंसियाँ सीधी सी बात है, आपके खिलाफ ठोस एविडेंस हैं तो वो आपके खिलाफ एक्ट करेंगी। अब आप जनता के सामने अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते हो, इतने साल का समय का आप लोगों ने जो घोटाले कर करके या जो भी आपने फ्रॉड स्कैम करके जो पैसा कमाया हुआ है, अब उसके ऊपर वो उचित कार्रवाई करेगी एजेंसी। लेकिन इसका मतलब ये है कि एजेंसी जो है वो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से या केंद्र सरकार के इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में काम कर रही है। ये बात कहना बहुत ही गलत है और मेरे हिसाब से इस डिबेट का अब इस देश में अंत हो जाना चाहिए कि एजेंसियां जो है वो सरकार के कहने से, उनके हिसाब से चलती, उनके हिसाब से काम करती हैं। अगर ये एजेंसियां सिर्फ सरकार के कहने के हिसाब से काम करती होती तो हमारे देश में कभी बोफोर्स का मुद्दा, दूसरे बड़े बड़े स्कैम्स हुए, चाहे कोयला घोटाला हुआ, चाहे 2G घोटाला हुआ, चाहे आदर्श घोटाला हुआ, ये घोटाले कभी सामने नहीं आ पाते हैं अगर ये एजेंसियां इतनी अपने राजनीतिक जो है पॉलिटिकल मास्टर्स की बात सुनती होती है। आज जो विपक्ष है वो इस तरह से बौखला जाता है, ये जैसे ऑटोनोमस बॉडी है और जो जांच एजेंसियां हैं, यहाँ तक कि जो है सरकार का विरोध करते करते ये कोर्ट में भी जो है कभी कभी सवाल उठा देते हैं। तो ये क्या चरित्र आइए सामने आ रहा है? ये गलत है। जैसा कि मैंने वही बताया, एक न्याय प्रक्रिया है, आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर है आपका लॉ ऑफ लैंड है वो फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें जो है, जैसा कि मैंने बताया, एजेंसियां हैं, सब कुछ है, ये कानून के दायरे में काम करेंगी। कानून के दायरे में काम करेंगी तो जो चीज़ें जो गलत हुई हैं वो सामने बाहर आएंगी, सबके पाप का घड़ा फूटेगा। तो ये चीज़ें जो है बड़ी साफ है। आप इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि नहीं, एक अगर आपने कुछ किया है तो आपके खिलाफ आएगी, अगर आपने कुछ नहीं किया, आप इनोसेंट हो, तो आप अपने आप को कोर्ट में प्रूव कीजिए, सीधी सी बात है। शरद पवार बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, उनका काफ़ी वर्चस्व रहा, चाहे बीएमसी में हो, चाहे सरकार महाराष्ट्र सरकार की राजनीति में हो, क्योंकि अभी शिवसेना ने कभी जो है अकेले तो कभी सरकार बनाई, लेकिन ये जो एनसीपी है और कांग्रेस है, बहुत बड़ी धुरी हैं शरद पवार जी। शरद पवार का जो है बोरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही जो है वो उनका तिलमिला जाना और उनका जो है प्रतिक्रिया आना, क्या लगता है? तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ उनकी लिप्तता रही होगी उस टाइम पे उस विषय में। और सबसे पहली बात है वो रिपोर्ट इसीलिए सार्वजनिक नहीं हो पाई थी काफ़ी वर्ष तक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजनीतिक, हाँ, नरसिम्हा राव जी सरकार थी उस समय, और बड़े बड़े राजनेता जो हैं, बड़े बड़े राजनीतिक जो बड़े लोग हैं, उन सब का जो है वो एक तरीके का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। और वो समय भी आपको याद होगा तो उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, साथ में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, सरकार कांग्रेस की थी महाराष्ट्र में भी और सेंटर में भी। तो ये चीज़ें एक अंदेशा देती हैं कि वो डरे हुए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ लिप्तता किसी न किसी की हो सकती है, वरना अन्यथा क्यों डरेंगे। नवाब मलिक का इस तरह से बेबा के पिछली बार भी आपने देखा होगा जब रिपोर्टिंग चल रही थी अर्णव गोस्वामी की रिपब्लिक भारत की, उन्होंने इस तरह से उनको बोला था कि बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो पहले ही जो है एक प्रकार से भविष्यवाणी कर ली थी। जैसे उन्होंने एनसीबी के बारे में कल बोला, श्री समीर वानखेड़े जो वहाँ पे जनरल डायरेक्टर हैं, उनको जो है उनकी टीम पर हमला हो गया, तो किस तरह से लेते हैं? ये वही मैंने जैसा क्या बदले की भावना से की गई कार्रवाई है।
और बदले की भावना से की गई कार्रवाई की, जैसा मैंने कहा कि हमारे जैसे देश में जो वहाँ पे पूरी तरीके से जो कानून से डेमोक्रेसी से चलता है, वहाँ इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपको भरना भी पड़ेगा एक दिन। आप सोचें कि नहीं, हम लोग कानून नहीं फॉलो करके, हम रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं करके, हम अपने हिसाब से जो पुलिस स्टेट होता है एक तरीके से, जैसे एक वर्ड टर्म होती है पुलिस स्टेट की तरह हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो ये जो भी आप कर रहे हैं प्रक्रिया, ये कोर्ट इसके संज्ञान में लेगा और कोर्ट बहुत बुरी तरीके से फटकारेगा। वैसे ही जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के बेल के केस में महाराष्ट्र सरकार को कम से कम 1 से 1.5 घंटे जस्टिस चंद्रचूड़ ने फटकारा है। तो ये चीज़ें होनी ही हैं। सर, जिस तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने वो जो जनादेश मिला था शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ पे किस तरह से कांग्रेस और एनसीपी ने हाईजैक कर दिया और वहाँ पर जो इस तरह से जो है अपना दबाव बना रही है, जो जिसमें कि काम नहीं हो पा रहा है। उसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वहाँ पे राव साहेब दानवे, वो कहते हैं कि हम 2-3 महीने में जो सरकार बना देंगे भारतीय जनता पार्टी। किरीट सोमैया भी ऐसे बोलते हैं। वो भाजपा का अंदरूनी मामला है और सरकार जो है, जैसा कि मैंने फिर एक पिछले इंटरव्यू में भी बात कही थी आपसे, जो मैंडेट था वहाँ पे वो बीजेपी का मैंडेट था। जब किसी पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वहाँ पे 70% से ज़्यादा, वो भी दूसरे चुनाव में, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के इतिहास में पिछले 20-25 वर्षों में 2.5 साल के मुख्यमंत्री बने हैं। जब शिवसेना की सरकार, बीजेपी शिवसेना की सरकार बनी थी वहाँ पे 94 से 99, तब मनोहर जोशी जी 4 साल मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में नारायण राणे 1 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में जो भी कांग्रेस की सरकारें बनी तो उसमें 2.5 साल का इनका आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, एनसीपी की और कांग्रेस की। देवेंद्र फडणवीस 5 वर्ष 2014 से 19 तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगले चुनाव में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरा गठबंधन धर्म निभाया, 146 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 126 सीटों पे शिवसेना लड़ी। अब जब 146 सीटों पे 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाई है, शिवसेना 126 सीटों में से 56 सीटें लाई है, तो कौन सीनियर पार्टनर है, कौन जूनियर पार्टनर है, ये सब समझते हैं। ठीक है, जो भी राजनीतिक आपस में समस्याएं हैं उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता था, पर आप आइडियोलॉजी को आप दफन करके जो है आप ये काम नहीं कर सकते हैं। आज भी मैं ये कहूँगा, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी ये नेचुरल अलाइज नहीं है। नेचुरल अलाइज जो हैं वोट के हिसाब से, जनता के हिसाब से, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ही हैं। और अब क्योंकि ये सरकार खिचड़ी है, क्योंकि ये हर पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके के वोट बैंक को सर्व करती है, पेंडर करती है, तो अब इनमें आपस में खींचतान, जैसा कि खिचड़ी सरकार कहते हैं कई लोग, ये चीज़ें होंगी ही होंगी, कोई रोक नहीं सकता। सर, जिस तरह से एनसीपी की जो जांच चल रही है, ताबड़तोड़ जांच चल रही है, जगह जगह छापे पड़ रहे हैं ईडी की, टीबी की, तो आपको क्या लगता है कि इसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस है, एनसीपी है, और ये ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, माने कांग्रेस मुख्यालय से या शरद पवार की तरफ से, तो जो ये ताबड़तोड़ जो जांच चल रही है और समीर वानखड़े जिस तरह से एक ईमानदार ऑफिसर है और उसको जिस तरह से टारगेट बनाया जा रहा है, तो वो क्या कानून सम्मत है? नहीं, गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इस तरीके से आप किसी भी पब्लिक सर्वेंट पे आप इस तरीके से हमला करना ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। और आप एक तरीके से आप खुद बता रहे हैं कि आपका खुद का इन एजेंसियों में, इंस्टीट्यूशन में, सरकार में बिलीफ नहीं है, फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप में माओवादियों में फिर फ़र्क क्या हो गया? वो भी सिस्टम को नहीं मानते, वो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को नहीं मानते, गवर्नेंस को नहीं मानते, गवर्नमेंट को नहीं मानते, तो आप में इन लोगों में फिर कुछ फ़र्क नहीं रहा। तो आप तो ये गुंडागर्दी की राजनीति है ये। वैसा मैंने कहा पुलिस स्टेट है ये, कि भाई जो सरकार में है वही जो है पुलिस का, प्रशासन का इस तरीके से दुरुपयोग कर रहा है। तो ये चीज़ें जनता समझती हैं और इसका हर्जाना जो है फिर वो भुगतना पड़ेगा। फिल्मी इंडस्ट्री में जिस तरह से जो विसंगतियाँ हैं और ड्रग का सबसे बड़ा माहौल जो बना हुआ, जांच वहाँ चल रही है, तो राजनीतिक दलों को जो है सफाई करनी चाहिए। वही तो इसको अब वही है ना, आपने इस विषय का ध्रुवीकरण कर लिया। आपने जो है जो व्यक्ति लिप्त है, जो व्यक्ति अभियुक्त है, वो व्यक्ति, उसको कोर्ट में आना है, उसको अपनी पेशी देनी है, उसको एक न्याय प्रक्रिया के दायरे से गुजरना पड़ेगा, तो गुजरने दीजिए। आप कोर्ट डिसाइड करेगा ना, अल्टीमेटली कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। आप जो है पुलिस या जो प्रशासन है वो तो ये डिसाइड नहीं कर सकता ना कि कौन व्यक्ति अभियुक्त है, कौन नहीं है। तो कोर्ट को फैसला देने दीजिए। न्यायपालिका जो है वो पूरी तरीके से इस बात का संज्ञान लेगी, अपना फैसला सुनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट साहब, आपने हमारे दर्शकों को जो कानूनी सलाह दी, बहुत बहुत धन्यवाद।